कांग्रेस के एक परिवार संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। सर, ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया। इंदिरा गांधी जी ने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे, ये जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकते। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। संविधान का हत्या तो आपने किया है, संविधान का हमला तो आपने किया है। आज यहाँ बैठ करके घरेलू आंसू बहाने का काम करते हैं। He took my name, sir. I'd like to answer the question. ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा संविधान है? ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। ये पूरी सरकार को और हम लोगों को बाइट एलिमेंट कर रहा है, हम लोग को गुंडा कर रहा है। सर, माफी मांगने चाहिए, माफी मांगने चाहिए। आप नारे बजाना चाहते हो, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना चाहते हैं तो सीट पे जाइए। प्लीज माइक ऑन करिए सर। ऑन हो गया, थोड़ी होता है सर, ऑन हो गया। नहीं हो गया, माइक कैसे बंद कर देंगे? क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? शीतकालीन सत्र का 16वां दिन और लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन। जैसी उम्मीद थी हुआ भी वैसा ही। काफी कुछ बोला गया, काफी कुछ सुना गया और जो कहा और सुना नहीं गया वो इशारों ही इशारों में जाहिर कर दिया गया। बातें संविधान पर होनी थी और हुई भी, लेकिन उसके साथ चर्चा में आए नए कपड़े, पुराने आरोप और महाभारत की वो कहानी किस्सों के बीच सदन में जो झगड़ा हुआ, बवाल मचा और हंगामे के शोर में जो दब गया, वो सब हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए शो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा शो संसद में आज। कल से संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगाए जा रहे आरोपों पर आज राहुल गांधी ने खुलकर जवाब दिया और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया गया, बदले में आरोप भी लगाए गए। आरोप संविधान के अपमान से लेकर अडानी तक। हाथ में संविधान की कॉपी थामे राहुल गांधी ने सावरकर और आरएसएस को भी जमकर निशाने पर लिया। टुडे मनुस्मृति इज लॉ। These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। राहुल गांधी का भाषण यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का जैसे ही एकलव्य ने जैसे एकलव्य का अंगूठा
काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हो। संविधान और महाभारत काल से होते हुए राहुल गांधी का भाषण एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर पहुंच गया था। जब आप अडानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अडानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अडानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अडानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। राहुल गांधी को बीच भाषण में स्पीकर की ओर से टोका गया। कहा गया कि चर्चा संविधान पर हो रही है तो आपको संविधान पर बोलना चाहिए, आप मुद्दों को भटकाइए मत। जवाब में नेता प्रतिपक्ष की ओर से क्या कहा गया, सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। घड़ी में जैसे जैसे समय बीत रहा था, राहुल गांधी के तेवर बदल रहे थे तो दूसरी ओर यानी सत्ता पक्ष की ओर से टोका टाकी भी बढ़ रही थी। राहुल गांधी ने अब हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए मोदी सरकार के बाद योगी सरकार को भी निशाने पर ले लिया। अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है, और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। राहुल गांधी का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से तुरंत हिमाचल के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर खड़े हुए। उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि संविधान में कुल कितने पन्ने हैं। पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोल कर नहीं
देखें, अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा है सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई, एक तो एक। दूसरा, ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को, सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है, अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए, आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर। इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बाद अब बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी मोर्चा खोल चुके थे। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने बोलना शुरू किया। अभी वो 5 मिनट ही बोले थे कि नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी अपनी कुर्सी से उठ गए और आसन से अपनी बात कहने के लिए समय मांगने लगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शराब उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। Sir, he took my name, sir. He took my name, sir. I'd like to answer the question. Very good perspective. I will give you a chance, sir. ये क्या है? ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा संविधान है? हाँ, शेर के पास कैसे आ सकते हैं? हाँ, Sir, he is not yielding. ये चेयर के पास आ गए। After he completes, I am giving you the chance. जो रूल कहता है कि जो मेंबर बोल रहे हैं, किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसका रेस्पॉन्ड करने का राइट रहता है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो यील्ड करना पड़ेगा। जब वो यील्ड करेंगे तो राहुल गांधी जी को जरूर बोलने का मौका मिलेगा। सदन में अब शोर बढ़ चुका था। विपक्ष के नेता वेल में आ चुके थे। स्पीकर की ओर से उन्हें बार बार वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। सीट आप नारे बजाना लगा चाहते हो, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना चाहते हैं तो सीट पे जाइए। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं, जाइए सीट पे, जाइए हाँ मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं उनको, हाँ जाइए। ऐसे नहीं चलेगा सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। विपक्ष की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया। बोलने के लिए फिर से राहुल गांधी खड़े हुए और सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार करने लगे। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी compromised with the British, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British। और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। सावरकर के बारे में लगातार बातें होती है, ये कभी सावरकर बन नहीं सकते। मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं इस हाउस में। 1970 में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया। 1979 में इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट को दिया। 1983
1983 में इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और 1980 में उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि सावरकर जैसा सपूत विरले कभी कभी पैदा होता है। इसीलिए कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे। ये जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकते और सावरकर के बारे में झूठ बोलना बंद करे और अपने दादी से माफी मांगे जाके। राहुल गांधी की ओर से थोड़ी देर पहले युवा और तपस्या का जिक्र कर जो कहानी सुनाई गई थी, अब बीजेपी की ओर से इस कहानी में इस्तेमाल किए गए इन्हीं दोनों शब्दों को लेकर उन पर तंज कसा जा रहा था। आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। नेता संविधान लेके चलते हैं, शपथ लेते हैं तब भी संविधान लेकर चलते हैं। उस दिन गाजीपुर में धरना दे रहे थे तो देखा हाथ में संविधान है। संविधान की आत्मा रो रही होगी कि भाई मुझे कहां कहां घुमाओगे, कहीं तो छोड़ दो। राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के 3 घंटे 13 मिनट बाद यानी शाम 5:51 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चर्चा की इस बहस में भाग लेने के लिए लोकसभा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही सत्ता पक्ष की ओर से भारत माता की जय के नारे लगाए जाने लगे। 5:57 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण 7:46 पर खत्म हुआ, यानी कुल मिलाकर 1 घंटा करीब 50 मिनट तक उनका भाषण चला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में पहले संविधान और उसके बाद एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में सदन को बताया। विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर काट दिया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात को बड़ी एकता के मंत्र को लेकर के संविधान की भावना को जीने वाले हम लोगों ने वन नेशन वन ग्रिड को परिपूर्ण कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दूसरे हिस्से में 2 दिन से लग रहे आरोपों का जवाब और पलटवार था। निशाने पर विपक्ष था और रेफरेंस दिया जा रहा था इतिहास का। इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, न्यायपालिका का गला गौंद दिया गया।
अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल को लेकर अब सीधा निशाना साधा जा रहा था। विपक्ष की ओर से भाषण के बीच में आपत्ति जताते हुए शोर भी हो रहा था, लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी पार्टी पर लग रहे आरोपों को बड़े गौर से सुनते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर अब सीधे तौर पर राहुल गांधी थे। यहाँ भी ऐसे कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। ये इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं। राजीव गांधी ने शाह मानो कि उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों के बीच अब कांग्रेस के सांसदों की ओर से शोर और ज्यादा तेज हो गया, जिस पर स्पीकर की ओर से उन्हें डांटा भी गया और यह भी कहा गया जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो टोका नहीं गया, तो नेता सदन के भाषण में इस तरह की टोका टाकी ठीक नहीं है। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं और वो 4 पीढ़ी ने चलाया। वो जुमला था गरीबी हटाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लगभग 2 घंटे चलने के बाद खत्म हुआ। वैसे आपने आज एक बात नोटिस की, हमने आज अपने शो यानी संसद में आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। लोकसभा की कार्यवाही को सुबह 11 बजे से सिलसिलेवार तरीके से बताने की जगह हमने उन हिस्सों को पहले बताया जिसकी चर्चा पूरे दिन रही। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपको लोकसभा की बाकी कार्यवाही के हिस्से में नहीं बताएंगे। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो चर्चा की शुरुआत की संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने। अभी वो अपनी बात रख ही रहे थे, इस बीच उन्हें स्पीकर की ओर से टोका गया और फिर क्या हुआ सुनिए। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है आज। थैंक यू सर। आपका सर कपड़ों पे आपका नजर बहुत कम जाते हैं, आज आपका नजर गया, धन्यवाद सर। तो कपड़ों के विज्ञान से बात आगे बढ़ी तो सियासत पर पहुंच गई। विपक्ष की ओर से कल लगाए गए आरोपों का हिसाब किताब होने लगा। अंबेडकर की ओर से पूर्व पीएम नेहरू पर लगाए गए आरोपों को कोट करके कांग्रेस को घेरा जाने लगा और इन सब के बीच शुरू हो गई विपक्ष की ओर से टोका टाकी। देखिए सर, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपसे लगातार संपर्क करता हूँ। आपको अगर पसंद नहीं आता है तो कम से कम आप लोग झेलना पड़ेगा कुछ सालों तक, तो हमसे बात करके मिलके काम करना पड़ेगा। आप और हम एक ही है, पार्टी अलग है। अगर जब मेरे साथ काम करने का सहन शक्ति खत्म हो जाएगा तो अब आप प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए कि आपके पास अभी सहन नहीं कर सकता है मेरे साथ काम करने का,
तब तक तो काम करना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ। इसलिए ज्यादा टोका-टोकी मत कीजिए, थोड़ा शांति से सुनिए। हल्के फुल्के मजाक के बाद अब बात गंभीर हो गई थी। सत्ता पक्ष की ओर से उन आरोपों का जवाब दिया जाने लगा जिसमें विपक्ष की ओर से मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी, अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के अधिकारों का हनन और सीमा सुरक्षा पर चूक के आरोप लगते रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दिया जा रहा है। आप गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है, मुसलमानों को दरगाह नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे क्यों कहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा बातें नहीं करना चाहिए जिससे देश का छवि को नुकसान होता है। आपको दुख नहीं लगता कि आपने झूठ बोल दिया, गलत बात बोल दिया? संविधान का हत्या तो आपने किया है, संविधान का हमला तो आपने किया है, संविधान का प्रेमबल कोई आपने बदल डाला, संविधान का मूल आत्मा कोई आपने बदल डाला। फिर आप दूसरे को किस मुंह से, किस हिम्मत से आप आलोचना करते हैं? इनके लिए तो नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी आज बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट जाते हैं उनके प्रधानमंत्री चलिए उनके मंत्री भी नहीं जाते थे नॉर्थ ईस्ट में इनके समय में, और आज यहाँ बैठ करके घरेलू आंसू बहाने का काम करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री का भाषण खत्म होने के बाद विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। इस बीच डीएम के सांसद ए राजा अपनी बात कहने के लिए उठे और उन्होंने ऐसी बात कह दी कि बीजेपी के सांसद भड़क गए और माफी की डिमांड करने लगे। Your vice president of the party gave you interview in public. If before the election, if we are getting 400 seats in the Lok Sabha, then we will alter the constitution. We will declare this country is a Hindu Rashtra. It is on record. It is on record. I will move a privilege. Move a privilege. Move a privilege. You are कोई भी नहीं कहा है इसे। पहले प्रमाणित करो। प्रमाणित इतना बड़ा इशू ऑथेंटिकेट। How can you mislead the House? How can you mislead the House? He did not expect these bad elements will come to the power. That is the reason. ये पूरी सरकार को और हम लोगों को बैड एलिमेंट कर रहा है, हम लोगों को गुंडा कर रहा है सर। माफी मांगने चाहिए, माफी मांगने चाहिए। ये गुंडा कर रहा है सर, माफी मांगने चाहिए। नहीं चलेगा, ये हाउस चलाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ऐसा नहीं होता है, इसको कहिए माफी मांगने के लिए। ये बैड एलिमेंट कर रहा है सर, माफी मांगने चाहिए। इसको माफी मांगने चाहिए सर। सर ये हम चुनकर आए सर, ये पूरे पार्लियामेंट पर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक कर रहा है। ये हमको बैड एलिमेंट कैसे कर सकता है सर? ए राजा के बयान के बाद सदन का माहौल सर्द मौसम में काफी गर्म हो गया था। सत्ता पक्ष बुरी तरह से नाराज था और विपक्ष किसी भी स्तर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। अब बोलने की बारी थी बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की। उन्होंने विपक्ष के बाकी नेताओं की तरह मोदी सरकार पर तंज तो कसा, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। चमन का हर फूल बेच दिया, वह कहते हैं बगीचा आबाद कर रहे हैं। इंसाफ की बात ना करना, यहाँ ये लोग खंजर को आबाद कर रहे हैं। हमसे खंजर दिखाकर वफा की उम्मीद है। राजा कहते हैं प्रजा की मुहर चाहिए, सच बोलने की सजा यहाँ मौत है, फिर भी हर जुबान को हुनर चाहिए। जो आज झुक रहे जुल्म के सामने, कल उनकी जुबान पर लफ्ज नहीं होंगे। इतिहास में नाम तो दर्ज होगा, पर आंखों में उनके आंसू नहीं होंगे। बाजारों में बिकती है अब किस्मत, कानून चुप है, हुकूमत कहती है सब ठीक है। सच बोलने वालों को कुचल दिया, यह कहकर की आवाजें भ्रामक है। आज आपकी जिसे पोएट्री में जिसे दाद दिया उसने रोटियां छीन ली। हम अपने ही घर के गुनाहगार हो गए, जो सवाल उठाए वो गुनाहगार ठहरे, जो चुप रहे वो पहरेदार हो गए। मैं अब कानून किताबों में सजा हुआ है, राजनीति का सच हर घर जला हुआ है। हर जश्न के पीछे किसी की चीखें है और हर झंडे के नीचे दिल डरा हुआ है। उनकी तिजोरियां भर रही थी
हम रोटी के टुकड़ों पर जंग लड़ रहे थे, जो चुनकर भेजे थे हमें बचाने को, वही हमारे गर्दन को मरोड़ रहे थे। विपक्ष की ओर से बैक टू बैक लग रहे आरोपों पर जवाब देने का वक्त अब सत्ता पक्ष को मिला। बेंगलोर से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने बोलना शुरू किया तो निशाने पर विपक्ष की एक पार्टी को सबसे ज्यादा घेरा गया। पार्टी का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी आगे का हिस्सा आप खुद सुन लीजिए। सुनना पड़ेगा गौरव भाई, सुनना पड़ेगा। आपके पीछे आपके हिस्टोरिकल पाप को आप सुनना पड़ेगा। लॉट वाज स्पोकन अबाउट सेक्युलरिज्म. What was the pervert brand of secularism that the Congress party thrusted on this country? A Muslim could be Muslim, a Christian could be Christian, but a Hindu had to be secular. Yes. This was the kind of one-way secularism that the Congress party introduced. संविधान पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मोदी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनके पास की कुर्सी पर बैठी डिंपल यादव उनकी बातों को समर्थन देते हुए मेज थपथपाती नजर आईं। लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही, एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अल्पसंख्यकों की जिस अनदेखी का आरोप सपा सांसद लगा रहे थे, वैसे ही कुछ आरोप हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी लगाए गए। अपने जाने पहचाने जाने वाले तेवर के साथ ओवैसी ने मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। साथ ही वक्फ की जमीन छीनने के साथ मुस्लिमों को चुनाव जीतने से रोकने का भी आरोप लगाया। आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया, असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाए जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोसेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये, आप बताइए। ओवैसी के बाद बोलने के लिए उत्तर प्रदेश के नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर खड़े हुए। वो अपनी बात खत्म करते उससे पहले ही उन्हें बीच भाषण में आसन की ओर से टोका गया और कहा गया कि तय समय में अपनी बात खत्म करिए, जिस पर वो भड़क गए। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म मिलेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, ये धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठने होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो? आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको।
क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। take 1 minute and finish. सर कल भी बोले सर एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। चंद्रशेखर बैठे तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में मुस्लिमों की ये स्थिति हो गई है कि अगर हम घर में रहेंगे तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेंगे तो पुलिस मारेगी। सुनना भी रखो, वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ, आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। सदन के तमाम मुद्दों के बीच मुद्दा तो मणिपुर हिंसा का भी उठा। गुस्से में मणिपुर से कांग्रेस के अल्फ्रेड ऑर्थर ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री से सीधा सवाल पूछा, और सवाल ये कि क्या ये सरकार मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानती है? Condemning that at least I expected our Raksha Mantri to have stood up and said that we owe responsibility to whatever wrong happens, and it is our own people that we have assassinated, and for that we mourn. Till date, that is missing. Are we not a part of this nation? I ask you, Speaker Sir. Why is it till today that my Prime Minister, someone who this nation believes, someone who I also wish to believe, why is it that till date he is not answerable to the people of Manipur? Why? Is it too much? Is it too much for me to ask on behalf of those civilians that have elected me here today? आरोपों की लंबी लिस्ट होती जा रही थी तो जवाब देने की बारी फिर सत्ता पक्ष को मिली। स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण राज्य मंत्री और बीजेपी की सहयोगी दल की सांसद अनुप्रिया पटेल बोलने के लिए उठी। जिस जातिगत जनगणना को लेकर बार बार विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा था, उन्होंने उसे ही हथियार बनाकर अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। लेकिन जब मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी जातीय जनगणना का विषय उठाते हैं तो मुझे बड़ा अचरज होता है। हमारे एनडीए का एक अहम घटक है जदयू। उनकी सरकार के समय में उन्होंने बिहार में, उनकी नीयत साफ थी, वो कराना चाहते थे, उन्होंने जनगणना करा दी। लेकिन ये मेरी समझ से परे है कि समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए थे, आपने तो 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली। अगर आप जातीय जनगणना के इतने बड़े पक्षधर हैं तो उत्तर प्रदेश में आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से कहना चाहती हूँ, छल, कपट, फरेब और झूठ की राजनीति की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आप चूक गए, आप चूक गए, लेकिन हम नहीं चूके। हम इसलिए नहीं चूके क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे दिल में है और आपकी जुबान पर है। और जो दिल में होता है वो पूरा होता है, जो जुबान पर होता है वो पूरा नहीं होता, इसलिए पूरा नहीं हुआ। एनडीए सरकार की मंत्री की बात खत्म हुई तो सोलापुर से कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे ने 400 पार वाला जो तंज कसा, उससे पहली बार में सुनकर यह लगा कि उन्होंने गलती से कुछ गलत बोल दिया है। लेकिन जब उनकी बात पूरी हुई तो बात के सार में छिपा तंज भी स्पष्ट हो गया। मैं आज इस सदन में पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, सॉरी 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप मणिपुर पर देश की जनता से माफी कब मांगोगे? आप किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों के परिवारों की माफी कब मांगोगे? नोटबंदी के चलते हजारों लोगों के परिवार और छोटे कारोबार बंद हुए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? हाथरस के लिए, उन्नाव के लिए आप
माफी कब मांगोगे? आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए माफी कब मांगोगे? जो बदलापुर में मासूम बच्चों के ऊपर मोलेस्टेशन हुआ, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? जेल में बैठकर अपराधी मर्डर प्लॉट्स गुजरात में सरकार उनको संरक्षण दे रही है, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? खैर, ये इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से मांगते हैं, आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं। सत्ताधारी पक्ष के संविधान पर दिए गए भाषण सुनकर हंसी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था, क्योंकि जो लोग इस देश में संविधान स्थापित होने के बाद हर पल संविधान को कोसते रहते हैं और हमेशा इस संविधान के विरोधी रहे हैं, उन्हीं को आज संविधान के गुणगान करते देख मन में प्रसन्नता हो रही है। लोकसभा के अंदर आज जो कुछ भी हुआ उसका बड़ा हिस्सा हमने आपके सामने समेट कर रखने की कोशिश की है। जो हिस्सा छूट गया है वो आपको लल्लन टॉप के बाकी वीडियोस में मिल जाएगा। संविधान पर चर्चा के दिन सदन की कार्यवाही आज एक बार भी बिना स्थगित हुए पूरे दिन जिस हिसाब से चली उससे एक उम्मीद जागी है, और उम्मीद ये कि आने वाले दिनों में बहस और चर्चा का ये तरीका जारी रहेगा। लोकसभा की कार्यवाही को अब 16 दिसंबर यानी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 16 दिसंबर को दोनों सदनों की कार्यवाही का सार हम फिर से लेकर आएंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। और जाते जाते हमें ये तो बता जाइए कि आपको आज का ये शो संसद में आज कैसा लगा। आपके लिए इस शो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारी साथी सुप्रिया ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।